हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपको मनोज सर के चैनल पर। और इसके साथ आज हम करने वाले हैं अशोक का जो सेकंड पार्ट है, वो अशोक का सेकंड पार्ट बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पेपरों में ज़्यादा से ज़्यादा जो पुटअप क्वेश्चंस होते हैं ना मौर्य काल के, वो अभिलेखों से ही होते हैं। और अभिलेख चलाने की प्रक्रिया भारत में किसने चालू करी? अशोक ने करी। एक बच्चे ने मुझसे पूछा अभिलेख होते क्या हैं, तो बेटा अभिलेख होते क्या हैं? ये घटना जो है ना मौर्य काल की, ये कई सौ साल पुरानी घटना है। उस टाइम बेटा कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग वाग अपने संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पेड़ों की छालों का यूज क्या करते थे। पेड़ों की छाल पे लिख देना, देखो हो आपने महाराजा पुराने पुराने पेज देखो, पेड़ों की छालों पर लिखा करते थे, संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजा करते थे। बट अगर उन्हीं पे कोई संदेश लिखवा के पेड़ की छाल पर लिखवा के और उस पेड़ को गाड़ दिया जाए, तो मैं कहता हूं कि आने वाले 200-300 साल में वो पेड़ गल जाएगा और उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं मिलेगी। इसीलिए इन अशोक ने क्या किया, वही चीज पत्थरों पर लिखवाना चालू कर दिया। वही चीज पत्थरों पर लिखवाना चालू कर दिया, क्योंकि पत्थर कई सौ सालों तक गलता नहीं है बेटा, ठीक है। तो पत्थरों पर किसी चीज को लिखवाने की कला को ही अभिलेख कहते हैं। पत्थरों पर लिखवा दिया, पत्थर अभिलेख कहलाए। खम्मा पे लिखवा दिया, स्तंभ अभिलेख कहलाए। पटिया पे लिखवा दिया, शिला अभिलेख कहलाए। गुफाओं में लिखवा दिया, गुफा अभिलेख कहलाए। क्लियर है? इस तरीके के अभिलेख। अब मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अशोक के जो अभिलेख है सबसे पहले किसे मिले थे? टी पैंथलर को अशोक के अभिलेख मिले थे। टी पैंथलर को अशोक के सबसे पहले अभिलेख मिले थे। अभिलेख कब मिले थे? 1750 ईस्वी में इसे अभिलेख मिला। बट इसने उस अभिलेख को नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि कोई अभिलेख, अरे होगा कोई राजा, हटाओ इसे जल्दी से, ना ढूंढो, खोज करो, सोना चांदी मिलेगा, खजाना मिलेगा। तो टी पैंथलर को सबसे पहले इनके अभिलेख मिले 1750 में। पर इस अभिलेखों को पढ़ने में सफलता, इन अभिलेखों को पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेस को मिली। जेम्स प्रिंसेस को मिली बेटा। जेम्स प्रिंसेस को ये सफलता कब मिली? 1837 में। 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। अशोक के जो अभिलेख है बेटा, उसमें शैली यूज करी गई थी। जो शैली यूज करी गई थी, शैली से क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाता है। नंबर 1 ब्राह्मी शैली। ये शैली कहाँ मिली थी? भारत में। नंबर 2 ब्राह्मी शैली कहाँ मिली थी? पूरे भारत में जितने अभिलेख मिले थे ना बेटा, वो सब ब्राह्मी शैली में मिले थे। दूसरी थी बेटा आपका ब्राह्मी शैली में मिले अभिलेख यहाँ थे। और आपका खरोष्टी शैली में जो मिले थे वो मिले थे बेटा पाकिस्तान में। और बेटा अरमाइक शैली में जो मिले थे वो मिले थे अफगानिस्तान में। बेटा चौथा नंबर ग्रीक शैली जो मिली थी बेटा, वो मिली थी ग्रीक देश में, जिसे अब हम क्या कहते हैं? तुर्की। जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? तुर्की। अकबर ने 4 तरह की शैलियों का यूज किया। कौन कौन सी? ब्राह्मी शैली के जितने अभिलेख मिले भारत में, जितने अभिलेख मिले वो सभी ब्राह्मी शैली में थे। नंबर 2 खरोष्टी शैली पाकिस्तान से, अरमाइक शैली अफगानिस्तान से, और ग्रीक शैली तुर्की से। ये क्वेश्चंस मैं आपको लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ, पर मैंने सोचा कि इनका रिवीजन कर दूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। अब मैं बात करता हूँ इसके अभिलेखों के। बेटा इसने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए, जिनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिलेख है मैं आपको इस वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि वो जो इंपॉर्टेंट वो हैं वो मैंने कम से कम 6 से 7 बुकों में से लिए हैं। 6 से 7 बुक में से IAS की बुक में से सेलेक्ट करें, UPSC की बुक में से, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 14 स्तंभ लेख लिखवाए बेटा इसने। कितने स्तंभ लेख लिखवाए बेटा? 14 स्तंभ लेख लिखवाए। 7 लघु अभिलेख लिखवाए बेटा। 14 स्तंभ अभिलेख लिखवाए बेटा और 7 लघु अभिलेख लिखवाए इसने। क्वेश्चन पेपर में पूछे हुए हैं दोनों कि अशोक ने कितने स्तंभ लेख लिखवाए, तो उसने 14 स्तंभ लेख लिखवाए थे। लघु लेख कितने लिखवाए बेटा? 7 लघु लेख उसने लिखवाए थे। वैसे तो उसके पूरे इंडिया में बहुत सारे अभिलेख मिले, पर ये 7 और 14 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संख्या में 7 और 14 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपको अभिलेखों की। सबसे पहले बात करता हूँ लघु लेखों की। बेटा लघु लेख कहाँ से मिले उसे देखो। लघु लेख की बात करता हूं तो सबसे पहला देखो, एक चीज और बताना चाहता हूं। क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है कि किस अभिलेख में अशोक को अशोक कहा गया है।
किस अभिलेख में अशोक को अशोक कहा गया है? बेटा भारत में 4 अभिलेख मिले जिनमें अशोक को अशोक कहा गया है। नंबर 1, भारत में 4 अभिलेख मिले जिनमें अशोक को अशोक कहा गया है। आपको बराबर में उन अभिलेखों के चित्र दिखते हुए रहेंगे कि कौन सा अभिलेख क्या चित्र किस तरीका से है, ठीक है। तो बेटा पहला मिला उन्हें गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख ये मिला था बेटा, गुर्जरा अभिलेख ये मिला था बेटा मध्य प्रदेश में, गुर्जरा अभिलेख मिला था मध्य प्रदेश में, और इस गुर्जरा अभिलेख में अशोक को अशोक ही बोला गया है। नंबर 2 मिला था मास्की अभिलेख, बेटा ये मिला था कर्नाटक से, कर्नाटक से। तीसरा मिला था नेतूर अभिलेख, नेतूर अभिलेख, नेतूर अभिलेख भी बेटा कर्नाटक से मिला था। नंबर 4 उदयगोलम, उदयगोलम अभिलेख ये भी बेटा कर्नाटक से मिला था। बेटा आ जाता है अशोक को किस अभिलेख में अशोक कहा गया था, तो ऑप्शन में गुर्जरा अभिलेख, मास्की अभिलेख, नेतूर अभिलेख या उदयगोलम अभिलेख में से जरूर आपको देखने को मिलेगा। टिक मार देना। एक क्वेश्चन उस तरीका से पूछता है कौन कौन से अभिलेख कौन कौन से अभिलेख में अशोक को अशोक कहा गया। 3 अभिलेख दे देगा और चौथा कह देगा इनमें से कोई नहीं, तो आपको इन तीनों एक कह देगा तीनों में से तीनों ही सही हैं। पहला में ऑप्शन में ये दे दिया, दूसरे ऑप्शन में ये दे दिया, तीसरे ऑप्शन में ये कह दिया और चौथे ऑप्शन में उसने कह दिया कि तीनों सही हैं। तो आपको टिक किस पे मानना, तीनों सही हैं, क्योंकि अशोक को अशोक गुर्जरा अभिलेख में, मास्की अभिलेख में, नेतूर अभिलेख में और उदयगोलम अभिलेख में कहा गया था। अशोक नाम से इसे संबोधित किया गया था। बेटा एक और अभिलेख है जिसमें इसे मगधधीराज, 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 मगधधीराज का मतलब मगध पर राज करने वाला सम्राट अशोक। बेटा यहां इस अभिलेख में पूरा नाम लिया गया था, मगधधीराज सम्राट अशोक। मगध का जो राजा है सम्राट अशोक, ये किस अभिलेख में मिला था बेटा, ये मिला था भाब्रू अभिलेख में, भाब्रू अभिलेख में मगधधीराज सम्राट अशोक ये लाइन लिखी हुई थी भाब्रू अभिलेख में बेटा। और ये भाब्रू अभिलेख मिला कहां से था, ये मिला था राजस्थान से, ये अभिलेख मिला था बेटा राजस्थान से। कहां से मिला कि किस क्वेश्चन किस तरीका से पुट अप करेगा, किस अभिलेख में मगधीराज सम्राट अशोक नाम से संबोधित किया गया था अशोक को, तो बेटा उसका आंसर क्या होगा, भाब्रू अभिलेख। और ये अभिलेख कहां मिला था बेटा, ये मिला था आपका राजस्थान में। क्लियर है। अब चलते हैं अभिलेखों की बात करते हैं जो मोस्ट अभिलेख है। बेटा अभिलेख कितने हैं, 14 स्तंभ लेख हैं, स्तंभ लेख अभिलेख। स्तंभ अभिलेख का मतलब एक खम्मा पे लिखवा देना, बड़ा सा खम्मा बनवाना और उसके चारों ओर लिखवा देना, वो कहलाते थे 14 स्तंभ लेख। 7 लघु अभिलेख, 7 स्तंभ से छोटे अभिलेख थे। लघु लेख का मतलब ना तो वो ज़्यादा बड़े थे ना वो ज़्यादा छोटे थे, मीडियम साइज के थे। 7 लघु अभिलेख। ये भी क्वेश्चंस पेपर में बन चुका है कि अशोक महान के कितने स्तंभ लेख पाए गए हैं, तो आंसर होगा 14। अब मैं बात करता हूँ बेटा स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा। पहले बात करता हूँ पहले लघु अभिलेख की। लघु अभिलेख में रूमन देही अभिलेख, पहला क्या है, रूमन देही अभिलेख, रूमन देही अभिलेख। बेटा पहला अभिलेख क्या है, रूमन देही अभिलेख। बेटा रूमन देही अभिलेख जो था, रूमन देही सही लिखा है अभिलेख। रूमन देही अभिलेख बेटा कहां से मिला था, रूमन देही अभिलेख मिला नेपाल का एक शहर है उसका नाम है लुम्बिनी से, नेपाल के लुम्बिनी शहर से रूमनदेही अभिलेख मिला था। रूमनदेही अभिलेख में सबसे खास बात क्या थी, यहां पर कर से रिलेटिव बात करी थी। कर मतलब टैक्स,
यहाँ पर कर से रिलेटिव बात करी गई थी। एक ऐसा अभिलेख है, मात्र एक ऐसा अभिलेख है जिसमें केवल कर को लेकर बात करी गई, कर का मतलब टैक्स को लेकर बात करी गई है। जब गौतम बुद्ध, ये लुम्बिनी क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है बेटा। जब अशोक लुम्बिनी गए थे, विजिट करने के लिए गए, तो उन्होंने वहां पर कर को, टैक्स जो था, टैक्स को कम किया था। और इस अभिलेख में यही बात लिखी गई है कि अशोक महान हमारे यहाँ इस दिन आए थे और उन्होंने हमारे यहाँ इस तरीका के कार्य किए और हमारा टैक्स कम किया। क्वेश्चन में कई बार आया हुआ है। रूमनदेही अभिलेख कहाँ पर है? नेपाल के लुम्बिनी राज्य में है। और यहाँ पर किस चीज़ की चर्चा करी गई है? इस पर चर्चा करी गई है बेटा कर मतलब टैक्स की। दूसरा अभिलेख की बात करता हूँ बेटा। फर्स्ट अभिलेख ये था। दूसरा अभिलेख है दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा बेटा। दिल्ली टोपरा अभिलेख, अगर मैं दिल्ली टोपरा अभिलेख की बेटा बात करता हूं तो दिल्ली टोपरा अभिलेख, दिल्ली टोपरा अभिलेख जो था बेटा टोपरा में बनवाया गया था। दिल्ली टोपरा अभिलेख टोपरा में बनवाया गया था। टोपरा में बनवाया गया था। और टोपरा किस जगह पर है बेटा? हरियाणा। दिल्ली टोपरा अभिलेख, ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन मत होना, मैं क्लियर करता हूं। ये जो अभिलेख है कहां बनवाया गया था? हरियाणा में बनवाया गया था बेटा। पर दिल्ली सल्तनत में एक राजा था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। उसका नाम क्या था? दिल्ली सल्तनत में एक राजा था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ये तुगलक वंश का राजा था। ये किस वंश का राजा था? ये तुगलक वंश का राजा था। इसने पता है क्या किया? इस अभिलेख को हरियाणा से उठवाकर दिल्ली में ला धरा। इसने, फिरोज शाह तुगलक ने इस टोपरा अभिलेख को, हरियाणा में था टोपरा अभिलेख, हरियाणा से उखड़वा के कहां ले आया? दिल्ली ले आया। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? दिल्ली टोपरा अभिलेख इसका नाम पड़ा। और बेटा ये लगवाया कहां पर था? ये तुगलकाबाद, तुगलकाबाद एक शहर बसाया था इन्होंने। तुगलकाबाद एक शहर बसाया था बेटा। तुगलकाबाद दिल्ली में एक शहर आज भी है। वो किसने बताया? फिरोज शाह तुगलक ने तुगलकाबाद नाम का एक शहर बसाया था। उस शहर में टोपरा, हरियाणा से अभिलेख उखड़वाकर दिल्ली में, दिल्ली के टोपरा में, दिल्ली के तुगलकाबाद में लगवा दिया। एक बार फिर रिवीजन करता हूं बेटा। दूसरा जो अभिलेख है दिल्ली टोपरा अभिलेख है। ये दिल्ली टोपरा अभिलेख पहले स्टार्टिंग में हरियाणा में था, टोपरा नामक जगह पर था। पर जैसे ही दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली में राजाओं का, सल्तनत काल में जो मुगल राजाओं का राजा आए, तो उनमें एक राजा था फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का था। उसने पता है क्या किया? इसको टोपरा को हरियाणा से उखड़वाकर कहाँ ले आया? दिल्ली ले आया। और दिल्ली लाकर इसे कहाँ लगवा दिया? तुगलकाबाद में लगवा दिया। तुगलकाबाद बेटा कहाँ पर है? दिल्ली में आज भी है जगह। इसने एक और अभिलेख लाया था, ये मैंने दूसरा अभिलेख के बारे में बताया बेटा। तीसरा अभिलेख है दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ, दूसरा अभिलेख का नाम क्या है बेटा? दिल्ली मेरठ अभिलेख। बेटा ये दिल्ली मेरठ अभिलेख, पहले ये मेरठ कहाँ पर था? ये यूपी में था। मेरठ में एक अभिलेख लिखवाया अकबर ने, मेरठ में एक अभिलेख लिखवाया अकबर ने। पर इस अभिलेख को भी तुगलकाबाद में लगवा दिया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ये इसने क्या किया? फिरोज शाह तुगलक ने ही क्या किया? मेरठ से ये अभिलेख उखड़वाया और उखड़वा के कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया। और दिल्ली ले जाकर कहाँ लगवा दिया? तुगलकाबाद में लगवा दिया। ये हो गया बेटा आपका तीसरा अभिलेख। पहला कौन सा था? रूमनदेही अभिलेख। दूसरा था दिल्ली टोपरा अभिलेख। तीसरा क्या है? दिल्ली मेरठ अभिलेख। अब बात करते हैं बेटा कौशाम्बी अभिलेख की। नंबर 4 पर आता है बेटा कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख बेटा, कौशाम्बी अभिलेख कौशाम्बी में था। कौशाम्बी अभिलेख कौशाम्बी में था। अशोक ने जब कौशाम्बी में ये अभिलेख बनवाया था ना बेटा, तो वहाँ बहुत ज़्यादा तरक्की थी, वहाँ बहुत सारे लोग आया करते थे। इसलिए अकबर ने अपना ये अभिलेख कौशाम्बी में लगवाया। पर आगे चलते 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 कौशाम्बी का पतन होने लगा, कौशाम्बी गिरने लगी, वहाँ लोग बागों का आना कम हो गया। इसी के पास एक जगह है इलाहाबाद।
इलाहाबाद, इलाहाबाद प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयागराज। अकबर ने क्या किया, इस अभिलेख को कौशाम्बी से उखड़वाकर इलाहाबाद मंगा लिया। कौशाम्बी से उखड़वाकर कहाँ मंगा लिया, इलाहाबाद मंगवा लिया। ये बेटा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है बेटा। और हरे इलाहाबाद भी कहाँ पर है, इलाहाबाद भी उत्तर प्रदेश में। इसने करा क्या कि कौशाम्बी अभिलेख को उखड़वाकर अकबर ने कौशाम्बी अभिलेख को उखड़वाकर कहाँ लगवा दिया, इलाहाबाद में लगवा दिया। क्लियर है। इस अभिलेख की क्वालिटी क्या थी, इस अभिलेख में मैंने पिछली वीडियो में बताया कारूवाकी, कारूवाकी कौन थी, अकबर की लवर, कारूवाकी कौन थी, अशोक की लवर थी, अशोक की पत्नी थी। तो अशोक ने इस अभिलेख में पता क्या लिखवाया था, अपनी पत्नी के बारे में लिखवाया था, अपनी वाइफ के बारे में लिखवाया था। उसने लिखवाया था कि मेरी पत्नी लाखों का दान करती है, लाखों का दान करती है। तो अकबर ने सोचा कि यार कौशाम्बी में तो कोई आवे जावे ना है, क्यों नहीं से इलाहाबाद लाके धरा दिया जाए। इलाहाबाद में संगम और वहां सब औरत पढ़ेंगी तो सोचेंगी जब अशोक की बीवी दान कर सके तो हम भी दान करें। वैसा औरत दान बहुत ना के बराबर करती है, पर क्या पता उनका हृदय परिवर्तन हो जाए। तो अकबर ने प्लान लगाकर इसे कौशाम्बी अभिलेख को खड़वा के कहाँ लगा दिया, इलाहाबाद में लगवा दिया। और भैया इस पर किसकी चर्चा करी है, कारूवाकी के दान की वर्णन किया गया है, वो किस तरीका का दान किया करती थी बेटा। इसी कारण इस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं, रानी का अभिलेख। बेटा यूपी पुलिस में कई बार पूछ लिया गया है, रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहते हैं, तो आंसर क्या होगा, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। इस अभिलेख पे बेटा कुछ बातें करी जाएं तो इसमें समुद्रगुप्त की भी चर्चा करी गई है। इस अभिलेख पर समुद्रगुप्त के बारे में भी लिखा गया है, समुद्रगुप्त के बारे में भी इस अभिलेख पर लिखा गया है। आ जाता है कौन सा अभिलेख ऐसा है जिसे अशोक ने निर्माण कराया और उस अभिलेख पर समुद्रगुप्त के बारे में भी लिखा गया है, तो उसका आंसर क्या होगा, कौशाम्बी अभिलेख। अब एक बार रिपीट करते हैं, कौशाम्बी अभिलेख कहाँ पर था, कौशाम्बी में था। कौशाम्बी जगह कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। जैसे ही अकबर का टाइम आया, अकबर ने इस अभिलेख को उखड़वाकर कहाँ लगवा दिया, इलाहाबाद लगवा दिया। इस अभिलेख की सबसे खास बात क्या है कि ये अभिलेख उसने अपनी पत्नी के समर्पित किया। मेरी पत्नी इतनों का दान करती है, उस पत्नी का नाम था कारूवाकी। इसी के कारण इस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त के बारे में भी चर्चा लिखी हुई है। क्लियर है बेटा। अब आगे बात करते हैं, 3 अभिलेख, देखो 4 अभिलेख हो गए, पांचवा अभिलेख क्या है, पांचवा अभिलेख है लौरिया नंदनगढ़। ये जो लौरिया नंदनगढ़ है, ये भैया इस पर केवल एक ही बात का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। ये एक मात्र ऐसा अभिलेख है, इस पर मयूर का चित्र था, मयूर का चित्र था, मयूर माने मोर। और लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख मिला कहाँ से, तो बेटा मिला ये बिहार के, ये मिला बेटा बिहार के चंपारण में, जहाँ गांधी जी ने वो किया था, आंदोलन किया था। बिहार के चंपारण में लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख मिला। और इस अभिलेख पे क्या बना हुआ है, मोर के चित्र बने हुए हैं बेटा, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाता है किस अभिलेख में मयूर का चित्र बना हुआ है, तो उसका आंसर क्या होगा, लौरिया नंदनगढ़ कहाँ पर है, बिहार के चंपारण में। क्लियर। अगला जो अभिलेख मिला था बेटा, लौरिया अरेराज मिला। अगला अभिलेख कहाँ मिला, छठे नंबर का अभिलेख कहाँ मिला, छठे नंबर का अभिलेख कहाँ मिला बेटा, अरेराज। एक ही नाम है, लौरिया अरेराज, स्तंभ अलग है, अरेराज है। ये कहाँ मिला बेटा, ये भी बिहार के चंपारण में। ये भी लौरिया अरेराज भी कहाँ मिला, बिहार के चंपारण में मिला। पर इसके बारे में ऐसी कोई बातें नहीं है। अगला जो 7वें नंबर का अभिलेख मिला बेटा, 7वें नंबर का जो अभिलेख मिला है उसका नाम है रामपुरवा अभिलेख। रामपुरवा अभिलेख। ये अभिलेख जो मिला था बेटा, ये भी बिहार के चंपारण से मिला।
बेटा मैंने ये सातों के सातों क्यों कराए, क्योंकि क्वेश्चन इन सातों में से कई बार पूछ लिया गया है। अब मैं आपको पहले स्टार्टिंग से बता दूंगा कौन सा अभिलेख कहाँ मिला। बेटा नंबर 1 रूमनदेही अभिलेख नेपाल के लुम्बिनी से मिला, उस पर जो चर्चा करी गई है वो टैक्स की चर्चा करी गई है। दूसरा अभिलेख दिल्ली टोपरा अभिलेख मिला, टोपरा हरियाणा से फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में लगवाया, तुगलकाबाद में। नंबर 3 दिल्ली मेरठ अभिलेख मिला, इस अभिलेख को मेरठ में लगवाया था अशोक ने, पर फिरोज शाह तुगलक ने इस अभिलेख को भी चुरा के ले आए और दिल्ली ठुकवा दिया। अगला था कौशाम्बी अभिलेख, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख कौशाम्बी में था जो यूपी में है, पर कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद, काफ़ी सालों बाद अकबर ने इस अभिलेख को वहाँ से उखड़वा कर इलाहाबाद पर लगवा दिया, संगम प्रयागराज में लगवा दिया। फिर उसके बाद में बेटा बिहार एक अभिलेख था लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़ बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मयूर का चित्र बना हुआ है लौरिया, ये बिहार के चंपारण से मिला। बेटा लौरिया अरेराज, अरेराज भी चंपारण से मिला। और नंबर 1 रामपुरवा अभिलेख, रामपुरवा अभिलेख भी चंपारण से मिला। ये तीनों जो लास्ट के ना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाते हैं, कौन से ऐसे अभिलेख थे, 3 अभिलेख हैं जो एक ही जगह से मिले, कौन से ऐसे अभिलेख थे जो एक ही जगह से मिले, तो उनका नाम था लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और आपका रामपुरवा अभिलेख। ये तीनों बिहार के चंपारण राज्य से मिले। ठीक है बेटा, अब यहाँ तो हो गए 7 अभिलेखों की बातें कर ली मैंने। अब एक अभिलेख की बात है, हमें पता है कि सब अभिलेख जितने भी अभिलेख थे, जितने भी अभिलेख है वो चार भाषाएं यूज करी गई थी, 4 शैली यूज करी गई थी, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। बेटा पेपर में क्वेश्चन एक पूछ लिया गया है, कौन सा एक ऐसा अभिलेख है जिस पे द्विभाषा लिखित है, कौन सा ऐसा अभिलेख है जिस पे द्विभाषा अभिलेख है। बेटा वो अभिलेख है सारेकूना अभिलेख। बेटा सारेकूना अभिलेख, सारेकूना अभिलेख पे द्विभाषा का प्रयोग किया गया है। ये कहाँ मिला, ये मिला अफगानिस्तान में मिला। सारेकूना अभिलेख कहाँ मिला था, अफगानिस्तान में मिला था। और इस पे कितनी शैलियों का यूज किया गया था बेटा, इसमें ग्रीक प्लस अरमाइक, इसलिए ये इंपॉर्टेंट मिल जाता है क्योंकि पूरे भारत, पूरे विश्व में जितने भी अशोक के अभिलेख मिले उनमें केवल एक ही भाषा शैली का यूज किया गया था। पर ये एक अकेला ऐसा अभिलेख था जिसमें ग्रीक और अरमाइक दोनों शैलियों का यूज किया गया। ये अभिलेख मिला कहाँ से था, ये मिला था अफगानिस्तान से। और उस अभिलेख का क्या नाम था, सारेकूना अभिलेख। क्लियर है भैया। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब मैं बात करता हूँ कुछ छोटे छोटे अभिलेखों की जो बार बार मिले थे हमें। ठीक है, स्तंभलेख में बाद में कराऊंगा, पहले छोटे छोटे अभिलेख करा दूं। बेटा 1-2 अभिलेख इतने इंपॉर्टेंट हैं, 2 अभिलेख इतने लघु स्तंभ अभिलेख। बेटा 2 अभिलेख इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पिछले कई बार से उस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। नंबर 1 है बेटा इंपॉर्टेंट अभिलेख जिसमें मैं सारनाथ अभिलेख, सारनाथ और सांची का अभिलेख और सारनाथ अभिलेख, ये दोनों अभिलेख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारनाथ अभिलेख में एक ये तरीका का एक चित्र बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये चित्र, इसमें 4 शेर के मुंह होते हैं और इसके चरणों में उल्टा कमल होता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछता है तो 2 तरीका के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। वैसे ज़्यादातर ये पूछता है कि राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया, तो आंसर होगा सारनाथ से। सारनाथ किसने बनवाया, अशोक ने स्तंभ बनवाया था बेटा। इस पर किसका चित्र बना हुआ, इसमें 2 चक्र लगे हुए हैं, एक चक्र ऊपर लगा हुआ है, उसमें कितनी तिलियाँ हैं, इसमें बेटा 32 तिलियाँ हैं। और बेटा एक चित्र नीचे बना हुआ है, उसमें कितनी तिलियाँ बनी हुई हैं, उसमें 24 तिलियाँ हैं। बस ये याद रखो कि सारनाथ का स्तंभ जो है कहाँ से लिया गया बेटा, सारनाथ का हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ से लिया गया है। वहाँ पर एक शेर है जिसके चारों तरफ मुंह हैं, उसमें 2 चक्र लगे हुए हैं। सबसे ऊपर जो चक्र है उसे धर्म परिवर्तन चक्र कहते हैं, जिसमें टोटल 32 तिलियाँ हैं। और नीचे वाला एक चक्र है जो हमारे तिरंगा में मिलता है, उसमें कितनी तिलियाँ हैं, 24 तिलियाँ हैं। ठीक है बेटा। अब मैं बात करता हूँ सांची की। बेटा सांची कब से इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो गया, सांची का स्तंभ किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 200 रुपये का जो नोट आता है बेटा, 200 रुपये का जो नोट आता है उस पर सांची का
चित्र बना हुआ आता है, उस पर साची का क्या आता है, चित्र बना हुआ आता है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है बेटा। अगर मैं बात करता हूँ, अब मैं इस बात को ख़त्म करो, अब मैं बात करता हूँ मेन पॉइंट पे आता हूँ। 14 स्तंभ लेख बेटा, 14 स्तंभ लेख, 14 स्तंभ लेख जो हैं, स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, 14 है। पर इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिलेख कौन सा है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभिलेख है 13वां स्तंभ लेख। 13वां स्तंभ लेख सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कलिंग राज्य की पूरा वर्णन, इसी पे कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, तो उस युद्ध का पूरा वर्णन किस में मिलता, 13वें अभिलेख में मिलता है। इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछ लेता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, तो आंसर क्या होगा, 13वां स्तंभ अभिलेख सबसे मोस्ट अभिलेख है। स्तंभ अभिलेख में से केवल ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पुटअप हुए ना बेटा, वो 13वें स्तंभ लेख से पूछे गए हैं। और एक ही क्वेश्चन पुटअप होता है हर बार, जब भी पेपर में अगर पुटअप होता है एक ही होता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में है, तो आंसर क्या होगा, कलिंग अभिलेख, उसका युद्ध का वर्णन 13वें स्तंभ लेख में है। क्लियर बेटा। यहाँ पे मैंने 14 स्तंभ लेखों में से एक इंपॉर्टेंट वो आपको करा दिया। आगे बात करते हैं बेटा, हम आगे चलते हैं, करते हैं बेटा। इसने जो अगर बात करी जाए कलिंग युद्ध का संपूर्ण विवरण, कलिंग युद्ध का संपूर्ण विवरण किस अभिलेख में मिलता है, कलिंग युद्ध का संपूर्ण विवरण, विवरण मतलब संपूर्ण जानकारी किस उसमें मिलती है, कलिंग युद्ध की संपूर्ण जानकारी किस अभिलेख में मिलती है बेटा, कलिंग युद्ध की जो संपूर्ण जानकारी है हमें कलिंग युद्ध की संपूर्ण जानकारी बेटा किस में मिलती है, हाथी गुम्फा अभिलेख में। कलिंग युद्ध की संपूर्ण जानकारी हमें किस अभिलेख में मिलती है, कलिंग युद्ध की संपूर्ण जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। अब बात आती है हाथी गुम्फा अभिलेख बनवाया किसने बेटा, हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर है, उड़ीसा में। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर है, उड़ीसा में। और इस अभिलेख को बेटा बनवाया किसने था, खारवेल नाम के एक राजा ने, जो उड़ीसा पर राज किया करता था। खारवेल नाम के राजा ने इस अभिलेख का निर्माण कराया, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर है, उड़ीसा में बेटा। इस पे पूरी जानकारी कलिंग युद्ध की मिलती है। वो किसने अंकित कराई थी, खारवेल नाम के राजा ने कराई थी बेटा। खारवेल नाम के राजा ने कराई। उसने बताया, इस पर अभिलेख पर लिखा हुआ है कि कोई राजा था मगध का, वो हमारे यहाँ आया, उसका नाम था अशोक, और उसने हमारे यहाँ इतना बड़ा नरसंहार किया कि भगवान जाने। क्लियर है बेटा। अब मैं बात करता हूँ कुछ गुफाओं की बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ बेटा। अब बात करता हूँ गुफा बेटा। अशोक ने गुफाएं दान करी बुद्ध जीवियों के लिए। बुद्ध जीवी कौन, जो बुद्ध धर्म से संबंधित थे, जो बुद्ध का प्रचार करा करते थे, एक जगह से दूसरे जगह विजिट किया करते थे। तो ये लोग महल में, घरों में नहीं रहा करते थे, ये कहाँ रहते थे, गुफाओं में। तो अशोक ने 4 गुफा का निर्माण कराया। उन गुफाओं का नाम क्या था, नंबर 1 सुदामा गुफा, कर्ण गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपाड़, सुदामा गुफा, कर्ण चौपाड़। नंबर 2, नंबर 3 विश्व झोंपड़ी, नंबर 3 विश्व झोंपड़ी, और नंबर 4 लोमेश ऋषि गुफा। बेटा गुफाओं की अगर बात करता हूँ, अशोक महान ने 4 गुफाओं का निर्माण कराया, सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ा, विश्व झोपड़ी, लोमेश ऋषि गुफा। बेटा इन चारों गुफाओं में उन्होंने अभिलेख भी लिखवाए। उन अभिलेखों का नाम क्या पड़ा, गुफा अभिलेख नाम पड़ा। क्लियर है बेटा। अशोक के बारे में बेटा ये बहुत बड़ी जानकारी है। इसी के साथ एक क्वेश्चन छूट गया आपका, उसे मैं करा देता हूँ। एक क्वेश्चन था बेटा, किस राजा को चंडशोक राजा कहा जाता था बेटा, अशोक को ही चंडाशोक
राजा कहा जाता था। कई बार पेपर में आया किस राजा को चंडाशोक राजा कहा जाता था। बेटा जब इन्होंने हथियार त्याग दिए थे ना 261 ईसा पूर्व में हथियार छोड़ दिए थे, तो किसी राजा की औकात नहीं जो मगध की तरफ आंख उठा के देख ले। क्यों? क्योंकि ये अशोक जो था ना चंडाशोक था, ये किसी को भी मानने में देरी नहीं लगाता था। तो जितने और राजा हैं ना, जब तक ये जिंदा था किसी और राजा की औकात नहीं कि इसकी तरफ नज़र भी उठा के देख ले। रीजन वो दिल जले जन दिल वाले एक मूवी है, उसमें कहता है काजल वो कहता है कि इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं चलाना नहीं भूले। सभी राजाओं को पता था कि भाई अशोक वैसे ही साधु बन गया है, इसने हथियार छोड़े पर चलाना नहीं भूले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।